सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे शैडो कैबिनेट के विषय में। देखेंगे आखिर शैडो कैबिनेट क्या होती है, इस समय ये क्यों चर्चा में बनी हुई। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे 45 साल बाद एलएसी पर हुई फायरिंग। एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको पता है कि इस समय भारत और चीन के बीच वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी तनाव की स्थिति में वहां पर फायरिंग हुई है, जो बिल्कुल भी सामान्य घटना नहीं है। देखेंगे आखिर चीन ने ऐसा करके किन किन संधियों का उल्लंघन किया है और किस तरह से वह तनाव बढ़ाकर युद्ध की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। आइए इन्हीं दोनों टॉपिक को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शैडो कैबिनेट पर। संसदीय व्यवस्था में सांसदों और विधायकों को जनता चुनती है। जिस पार्टी के अधिक सदस्य जीतते हैं, सामान्यतः वो क्या करती है, सरकार बनाती है। केंद्र के स्तर पर जो सरकार का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होता है, और राज्य के स्तर पर सरकार का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वह अकेले सरकार नहीं चला सकते। इसीलिए कुछ लोगों को मिलाकर, अर्थात चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, उनको मिलाकर क्या करते हैं, अपने कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो जो कैबिनेट बनती है, ये सरकार के सबसे योग्य, शक्तिशाली और भरोसेमंद लोग होते हैं, और इसी के कारण इन्हें महत्वपूर्ण विभाग और मंत्रालय सौंपे जाते हैं। यह जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, यह विभाग और मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इनके अधीन अन्य मंत्री जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं। ये जो कैबिनेट सदस्य होते हैं, महत्वपूर्ण फैसलों में भाग लेते हैं, अपने मंत्रालय से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, अर्थात जो अन्य मंत्री होते हैं इनसे नीचे होते हैं। देश और राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय इसी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। और जो कैबिनेट होती है, यह क्या करती है, यह विधेयक भी बनाती है, सरकार भी चलाती है। कहेंगे विधेयक तो विधायिका बनाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वह कैबिनेट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। कैबिनेट महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति को भी सलाह देती है, और अगर राज्य के स्तर पर देखें तो क्या होता है, राज्यपाल को सलाह देती है। और ये जो सलाह होती है, यह बाध्यकारी होती है। यह जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ये सभी विभागों और मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सिविल सेवकों को उनको कार्यों के लिए निर्देश देते हैं और उसका परीक्षण भी करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने समझा कैबिनेट। चूंकि हमने 2 शब्द लेके यहाँ पर शैडो कैबिनेट, तो हमने कैबिनेट को समझा है। अब समझना ये है कि दरअसल शैडो कैबिनेट क्या होती है। हम अपने चारों ओर जो भी सामान, व्यक्ति, पेड़ पौधे, जंतु देखते हैं, उन सब की छाया होती है, जो उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। संसदीय परंपरा में भी इसी प्रकार का एक शब्द है, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट में शामिल लोग साये की तरह मंत्रियों के पीछे लगे रहते हैं। अर्थात जिस तरह से सरकार अपना जो है कि कैबिनेट बनाती है, ऐसे ही विपक्ष का जो दल है, जो पार्टियां हैं, वह क्या करती हैं, शैडो कैबिनेट बनाती हैं। और यह क्या करती है शैडो कैबिनेट, जो कैबिनेट जो कार्य कर रही है, उनके कार्यों को मॉनिटरिंग करती है, उनकी कमियों को ढूंढती है, उसको जनता के सामने लाती है।
तो शैडो कैबिनेट संसदीय प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है। इसमें संसद के विपक्षी दलों के जो वरिष्ठ सांसदों की एक टोली बनाई जाती है, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार के आधिकारिक जो मंत्रिमंडल उनका होता है, अर्थात जो आधिकारिक रूप से मंत्रिमंडल सरकार के द्वारा बनाया गया है, उनकी छाया के रूप में काम करते हैं और वह अपना दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि अगर मान लीजिए इस समय कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वह कहें कि हमें सरकार, जो वर्तमान केंद्र के स्तर पर सरकार है, इसके कार्यों की निगरानी रखने के लिए हम अगर कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो यह जो कैबिनेट होगी शैडो कैबिनेट, जो कि क्या करेगी, जो एक्चुअल कैबिनेट है उसके पीछे लगी रहेगी। लगी रहने का मतलब उनकी नीतियों की मॉनिटरिंग करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। अगर उनको किसी प्रकार का करप्शन, भ्रष्टाचार या किसी अन्य तरह की जो इलीगल एक्टिविटी दिखती हैं तो उसको जनता के सामने लाएगी। यानी हर मंत्री के पीछे जो विपक्ष होता है उसका एक मंत्री लगा रहता है और उसके कार्यों की समीक्षा करता रहता है। छाया मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो उस मंत्रालय के कामकाज में सरकारी गलतियां ढूंढे, उसके जनता के सामने लाए और साथ ही साथ वह सीख रहा होता है कि आखिर सरकार चलाई कैसे जाती है। अधिकांश देशों में छाया मंत्रिमंडल के सदस्यों को छाया मंत्री कहा जाता है। हालांकि कनाडा में इसके लिए ऑपोजिशन क्रिटिक यानी विपक्षी आलोचक शब्द का यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपोजिशन क्रिटिक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो छाया मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्हीं को कनाडा में कहा जाता है। यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड के संसदों में छाया मंत्री को हिज या हर मैजिस्ट्रेट लॉयल ऑपोजिशन कहा जाता है। लॉयल ऑपोजिशन का मतलब है कि यह वह ऑपोजिशन है जिसके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। न्यूजीलैंड में पूरे विपक्ष को जो है कि संसदीय विपक्ष कहा जाता है। यह जो शब्द आया है शैडो कैबिनेट, यह विचार ब्रिटिश संसद से आया है और यहाँ पर यह जो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी वह हुई थी 1937 में और आज के समय में लगभग 2 दर्जन से अधिक देशों में शैडो कैबिनेट का नियम है, वहाँ पर यह कार्य करती है। केंद्र और राज्य के स्तर पर विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना कर, भ्रष्टाचार को सामने लाकर, अच्छे आइडियाज को प्रस्तुत कर लोगों के बीच अपनी पहुंच मजबूत बनाते हैं और इस तरह से शैडो मंत्रिमंडल उन विपक्षी दलों को जनता की नज़र में बनाए रखता है। भारत में 1977 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनी इंदिरा गांधी को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया। उसी के समान अर्थात केंद्रीय मंत्री के समान वेतन और दूसरी सुविधाएं दी गई और यहीं से माना जाता है कि जब यह नेता प्रतिपक्ष बने तो हमारे यहाँ भी शैडो कैबिनेट की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दूं मैं, 1977 में जब इंदिरा गांधी को नेता प्रतिपक्ष का जो पद दिया गया तो उनके जो अन्य जुड़े हुए लोग थे उनको हम शैडो कैबिनेट के रूप में कार्य करते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन उसके बाद से कई बार जो है कि शैडो कैबिनेट बनाया गया, कई जगह इसका प्रयास किया गया। जैसे वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ में, इस साल जो है कि इस साल के प्रारंभ में महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार के मंत्रिमंडल के गठन की बात की गई थी। और अभी जो न्यूज में है वो ये है कि आज की खबर है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इसकी निगरानी के लिए भाजपा द्वारा क्या किया जा रहा है, शैडो कैबिनेट बनाने का विचार आया है और जल्द ही यहाँ पर शैडो कैबिनेट हमें दिख सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि शैडो कैबिनेट क्या है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी खबर जो कि बड़ी खबर है और वह है LSE पर 45 साल बाद फायरिंग। अब यहाँ पर हमें कुछ जो है कि लोकेशन समझनी है जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैगोंगसो जो एक झील है, तो पैगोंगसो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, सकरी, गहरी और लैंडलॉक झील है। लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ होता है समीपता, अर्थात ऐसी झील जो समीप में है। समीप में इसलिए क्योंकि यहाँ के जो पास वाले लोग हैं उनको समीप लगता है, अर्थात ये झील चूंकि बहुत बड़ी है तो इनको समीप नजर आती है। वहीं तिब्बती भाषा में तुसो का अर्थ होता है झील, अर्थात ऐसी झील जो हमारे समीप में है। यह झील 135 किलोमीटर की लंबाई में 604 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वह 6 किलोमीटर है। इस झील का 45 किलोमीटर का एरिया भारत में आता है और 90 किलोमीटर का एरिया जो है वह चीन में पड़ता है। वास्तविक जो नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वह इस झील से गुजरती है।
यह जो झील है शीत ऋतु में जम जाती है। इससे यहाँ पर आइस स्केटिंग या पोलो के लिए उत्तम जो है जगह बन जाती है। इसका जो जल है वो खारा होने के कारण इसमें मछली अन्य कोई जलीय जीव नहीं अपना जीवन बना पाता, लेकिन इतना जरूर है कि जो पक्षी प्रवास करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल का कार्य करता है। पैगोंगसो झील जो है इसके उत्तर में जो पहाड़ियां हैं उनको फिंगर्स के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं यह जो है कि इनको ब्लैक टॉप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। मैप इसलिए क्योंकि हमें बार बार वापस ना जाना। अब देखिए इंडिया का मैप, और इसमें देख पा रहे होंगे आप जो है पैगोंगसो लेक। यहाँ पर देखिए गलवान जो है कि क्षेत्र है जहाँ पे कुछ समय पहले घटना हुई थी। उसके दक्षिण में देखेंगे दारबुक है, और उसके बाद पैगोंगसो है। पैगोंगसो को अगर देखेंगे तो यहीं से देखिए पैगोंगसो से ही होकर आपको रेड कलर का LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए पैगोंगसो झील जो है उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इसमें हम देखेंगे जो पैगोंगसो झील है, इस झील के मैं आपको यह वाला इमेज दिखाता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए जो पैगोंगसो झील है इसके नॉर्थ में देखेंगे तो F4 लिखा है। F4 का मतलब है फिंगर 4, और वहीं पे दक्षिण में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। तो ये जो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप है यहीं पर यह घटना हुई है। और यहाँ पर देखिए और जो गुरुंग हिल है, यहाँ पे अन्य जो झील है, यहाँ पर देखिए राजंगला है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो पैगोंगसो लेक है यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके जो दक्षिण में हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है। तो यह जो पैगोंगसो झील के दक्षिण का ये पहाड़ी जो क्षेत्र है इसको हम ब्लैक टॉप के एरिया के अंतर्गत जानते हैं। अब मैं दिखाऊं आपको तो इसको और देख लीजिए, तो आपको ये जो ब्लैक टॉप रेड कलर के 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं यही है आपका ब्लैक टॉप एरिया, और यहीं पर क्या हुआ है, घटना हुई है। इस झील के दक्षिण में LAC के समीप की जो पहाड़ियां इनको ब्लैक टॉप के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कुछ समय पहले यहाँ चीन के सैनिकों ने अपना बेस बना रखा था। यहाँ पर चीन के सैनिकों ने कैमरा भी लगा दिया था, सर्विलांस सिस्टम लगा रखा था, और चीन के सैनिकों का इरादा यहाँ पर स्थायी बेस बनाने का था। भारतीय जो सेना है वह इसको काफ़ी समय से इसको मॉनिटर कर रही थी, लेकिन हुआ क्या है कि 31 अगस्त को चीन ने यहाँ से अर्थात ये जो ब्लैक टॉप वाला एरिया था जिस पर चीन के सैनिक पहले से थे, यहाँ से भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसको भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया और आगे बढ़ते हुए ब्लैक टॉप चोटी पर कब्जा कर लिया। तो ये जो ब्लैक टॉप चोटी पर हमने कब्जा किया, इसके बाद से चीन को जो है परेशान हो गया, उसको लगा कि भारत ने हमको हरा दिया। इसके बाद दोनों तरफ से यहाँ पर टैंक तैनात कर दिए गए और तनाव बढ़ने लगा। 7 सितंबर की रात चीन अर्थात कल रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। भारतीय सैनिकों ने जब इसे विफल कर दिया तो चीन के सैनिकों ने यहाँ पर गोली चलाई और हवाई फायरिंग की। गोली चलाई का मतलब यह है सैनिक के ऊपर नहीं चाहिए चलाई, यहाँ पर फायरिंग की। यह सब गुरुंग चोटी और राजांगला चोटियों के बीच में हुआ। तो जो राजांगला चोटी और गुरुंग चोटी है इसकी लोकेशन वहीं पर जहाँ ब्लैक टॉप है। चूंकि आपको पता है यहाँ का जो मैप है अभी बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले पाया, लेकिन आपको जो ब्लैक टॉप मैंने दिखाया वहीं पर है। LAC पर गोलाबारी की घटना इससे पहले 20 अक्टूबर 1975 को हुई थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि 45 साल बाद जो है कि ये घटना हुई है। और ये जो 1975 में घटना हुई थी अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, हमारे 4 जो सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। अब देखिए कि आखिर ये जो गोलाबारी की घटना वहाँ पे नहीं होती, जो लड़ाई होती है हाथों से क्यों होती है, पत्थरों से क्यों होती है, उसको समझने के लिए, और ये जो गोलीबारी की घटना अभी हुई है ये कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं मुश्किल से 2 मिनट में। 1950 के दशक में तिब्बत में विद्रोह हुआ चीन के खिलाफ, और 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी, चूंकि वो भारत आना चाहते थे। जब वह भारत आए तो उसके बाद जो है कि भारत और चीन के जो संबंध थे तनावपूर्ण हुए, और इसी के कारण 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा पर अर्थात जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पर जो है कि चीन ने हमला कर दिया। और जब हमला हुआ तो युद्ध हुआ, और इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों को नुकसान हुआ। लेकिन 21 नवंबर 1962 को एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई,
और एक पक्षीय जब युद्ध विराम की घोषणा चीन के द्वारा की गई, तब से जो हमारे संबंध है तनावपूर्ण बने हुए। लेकिन फिर से ये घटना हो सकती थी, इसीलिए दोनों देशों ने प्रयास किया कि ऐसी घटना ना हो। 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत के दौरे पे आए और इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता यह हुआ कि दोनों देशों ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात एलएसी पर एक दूसरे के द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा, अर्थात एलएसी को स्वीकार किया जाएगा। 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए, जहां पर एक समझौता हुआ जिसमें भारत चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर दिया और इसमें यह भी तय हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना के प्रयोग की धमकी नहीं दी जाएगी। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से आगे नहीं बढ़ेंगी। यदि एक पक्ष के जवान इस रेखा को पार करते हैं तो दूसरी तरफ से संकेत मिलते ही वह वापस चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह था कि एलएसी पर सेना की संख्या बढ़ाने के लिए दोनों देश एक दूसरे से सलाह लेंगे और जब अनुमति मिल जाएगी तभी सेना की उपस्थिति वहां पर बढ़ाएंगे। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि तनाव ना बढ़े। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दोनों देशों की एयरफोर्स सीमा को कभी क्रॉस नहीं करेगी। ये भी कहा गया कि एलएसी पर सैन्य अभ्यास से पहले क्या करना होगा, सूचना देनी होगी, इससे यह ना लगे कि सैन्य अभ्यास के माध्यम से कोई अतिक्रमण करना चाहता है। और इसी समझौते के तहत यह हुआ कि किसी भी प्रकार का जो है कि बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, गोलाबारी नहीं की जाएगी। यह तो एक समझौता था। फिर हुआ 29 नवंबर 1996 को दोनों देशों के बीच इसी प्रकार का एक समझौता हुआ। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही धमकी देंगे और ना ही श्रेष्ठता हासिल करेंगे। इसी समझौता जो 1996 में हुआ, इसकी धारा 6 में लिखा है कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई पक्ष गोलाबारी, जैविक हथियार और या हानिकारक केमिकल, बंदूक या विस्फोटकों से हमला नहीं करेगा। 1993 और 96 के जो समझौते थे, इनको जो है कि 2005 में अलग रूप में फिर से स्वीकृति दी गई। तो अगर देखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि इसको लेकर हमारे पास जो है कि 3 संधियां हैं, जो है कि 1993, 96 और 2005 की। अगर इससे पहले देखें तो अगर जो 1991 का देखें तो 4 संधियां हो जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यही 3 संधियां हैं। इन तीनों के केंद्र में क्या है कि गोलाबारी या जो है कि वहां पर फायरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर चीन ने ऐसा किया है तो ये क्या है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय रूप से इन संधियों का उल्लंघन किया है। ये संधियां हथियारों के प्रयोग की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये भी है कि अगर सामने से जो है कि फायरिंग होती है, आपके ऊपर हमला होता है, तो जवाबी हमला तो हो सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल पोस्ट ने भारत पर ही उल्टा आरोप लगाया है कि भारत ने एलएसी पर फायरिंग की है और जो फायरिंग की है ये भारत की चीन का कहना है कि भारत ने हवाई फायरिंग की है। अब ये देखिए हो क्या रहा है कि चीन ये चाह रहा है कि उसने तो पहले हमला किया ही, गोलाबारी उसने की ही और साथ ही साथ उसने गोली चलाई, लेकिन यह बात आरोप वो भारत पे लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? ताकि वह यह दिखा सके कि भविष्य में कोई एक्शन लेता है तो वो कह सके कि भारत की तरफ से पहले क्या हुआ था, इन नियमों को जो है कि दरकिनार किया गया था। जबकि भारत ने कहा है कि यहाँ पर भारत शांति असैन्यकरण के लिए प्रतिबद्ध है और वह एलएसी पर उसने कोई भी सीमा क्रॉस नहीं की है, वह अपनी सीमा है। हाँ, इतना जरूर भारत ने कहा है कि चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, जब भारतीय सैनिकों ने उनको रोका तो जो है कि चीन के सैनिकों ने यहाँ पर जो है कि फायरिंग की, गोली चलाई और इस तरह से चीन ने क्या किया है, 1993, 1996 और 2005 के समझौतों का उल्लंघन किया है, जिसमें किसी भी तरह की जो है कि यहाँ पर गोली चलाने की अनुमति नहीं है, हथियारों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। आपको याद हो तो गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी उसमें भी ये बात उठी थी कि आखिर भारतीय सैनिकों ने क्यों नहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो बाद में भी न्यूज आई कि वहां पर जो चीन के सैनिक है लगभग 40 सैनिक हताहत हुए थे। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारत जो है कि हर तरह से जो उसने संधियां की हैं, ट्रीटी की हैं, उनको लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन जो है कि भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है और इस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पर यह जो कंडीशन है, जो सीमा विवाद है, इस चरम पर पहुँच गया है कि कभी भी युद्ध की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। हालांकि युद्ध की
कंडीशन किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती और ना ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने कहा है कि वह अपनी सीमाओं को हर हाल में सुरक्षित करेगा और हमें करना भी चाहिए। आई होप आप पूरे विवाद को समझ पाए होंगे कि चीन की इस हरकत की वजह से तनाव कितने चरम पर पहुंच सकता है और चीन पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि जिन संधियों का उसने हस्ताक्षर किया है वो उन्हीं का उल्लंघन कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।